Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to discuss industrial dispute and individual dispute. So और सारे जो लेबर लॉ के लेक्चर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाइए वहाँ से और देखिए. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे जो डेफिनेशन क्लॉज हमने पढ़ा था, मैंने डेफिनेशन क्लॉज इसलिए बताता हूँ ताकि बेयर एक्ट की भी साथ साथ रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडिविजुअल डिस्प्यूट के सेगमेंट में आते हैं. सो यहाँ पे सेक्शन 2K एंड सेक्शन 2A पढ़ेंगे. ठीक है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जैसे कि हमने पढ़ा था, सो सेक्शन 2K जो है वो डिस्प्यूट को बताता है. लाइक कोई भी डिस्प्यूट जो होता है ना वो डिफरेंसेस को लेकर होता है. अब यहाँ पे कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है, वर्कमैन होता है वर्क. अब आपको ये जानना है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है डिफरेंसेस को लेकर होता है, सबस्टेंशियल डिफरेंसेस होता है यहाँ पे. लाइक कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच में, समझ गए. तो ऐसा कोई डिस्प्यूट हो ना तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा वो भी हम यहाँ पे समझेंगे केस लॉ के साथ. तो सबसे पहले ये जानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ पे क्या कह रहा है. तो जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है सामने, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज एनी डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. कोई भी डिस्प्यूट, चाहे तो वो डिफरेंस क्या किसके बीच में है, चाहे तो वो डिस्प्यूट एम्प्लॉयर्स के बीच में जैसे कि हम जानते हैं, और बिटवीन द एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन जैसे कि हम जानते हैं एम्प्लॉयर्स या वर्कमैन. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयर्स, सेकंड वन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन. ओके, फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन. सो ये डिस्प्यूट ये तीनों के साथ, मतलब ये तीनों कैटेगरी आपके पास सामने दिख रहा है. ये तीनों कैटेगरी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट कहा जाएगा विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन. बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर्स के बीच में हो रहा है, या कोई भी डिस्प्यूट वर्कमैन के बीच में हो रहा है, या कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर्स वर्कमैन के बीच में हो रहा है, जो कि मैटर्स क्या है, चाहे तो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे तो नॉन एम्प्लॉयमेंट हो, या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, या फिर कंडीशंस ऑफ वर्क और लेबर को लेकर हो. ओके. तो इसमें डिस्प्यूट अराइज होता है. डिस्प्यूट ये चार वजह से होता है. मैटर्स, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड कंडीशंस ऑफ वर्क और लेबर. सो यहां से डिस्प्यूट अराइज होता है. ओके. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जान गए कि ये डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट जो होता है ये एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, वर्कमैन के बीच में होता है, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में होता है. तो ये आप समझ गए. अब आगे आते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या डिफाइन करता है. यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2K एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज टू डिस्प्यूट हु मे बी एम्प्लॉयर्स वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स वर्कमैन. ये समझ गए आपने. ओके. नाउ कम टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सेक्शन 2K क्या यहाँ पे कहता है, तो यहाँ पे कैटेगराइज किया है ABCD में. तो यहाँ पे ये कहा है कि A, देयर शुड बी अ फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट. सबसे पहले ये है कि फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट, नॉट मेरली अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना है, फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट भी होनी चाहिए. सेकेंड बोल रहा है इट हैज टू बी एस्पाउस्ड बाय द यूनियन इन राइटिंग एट द कमिटमेंट ऑफ द डिस्प्यूट. अब जो एस्पाउस्ड करने का मतलब है कि समर्थन किसका चाहिए, यूनियन का समर्थन चाहिए. यहाँ पे मतलब कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करार दिया जाएगा, वो नहीं करार कर दिया जाएगा इंडिविजुअल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब तक until and unless it is supported by the unions or espoused by the unions. जब तक समर्थन यूनियन का नहीं मिलता तब तक ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा. लेकिन उसमें केस लॉ में मैं बताऊंगा इसके बारे में. सो इट हैज टू बी espoused by the union in writing at the commencement of the dispute. So subsequent espousal will render the reference invalid. So therefore the date when the dispute was espoused is very important. See, it is affects the interest of not merely an individual workman but several workmen as class who are working in industrial establishment. जो industrial establishment को affect करता है, like individual workman और by the several workmen. ठीक है. The dispute may be in relation to any workman or workman
डिस्प्यूट कहीं भी अराइज हो सकता है, रिलेशन ऑफ वर्कमैन और एनी अदर पर्सन होम दे आर इंटरेस्टेड एज अ बॉडी, कोई भी बॉडी है तो इंटरेस्ट हो, चाहे तो वो एम्प्लॉयमेंट हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट हो, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, कंडीशंस ऑफ वर्क और लेबर के में भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के की एलिमेंट जैसे कि यहां पे देखा, उसका शॉर्ट फॉर्म है लाइक फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट होनी चाहिए, सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज है पार्टीज टू द डिस्प्यूट होना चाहिए, जाहिर सी बात है पार्टी जैसे मैंने बताया, इंप्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन इंप्लॉयर्स के बीच में। ठीक है, एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, किस विषय पे डिस्प्यूट हो रहा है, किस वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, यह भी जानना जरूरी है। और फोर्थ, डिस्प्यूट का ऑरिजिन कहां से है, जैसे यहां पे पढ़े थे ना यहाँ पे कि हाँ, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के की एलिमेंट्स है, इसको आप ध्यान से रख लेना याद में, मतलब बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इसको। फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट पहला, दूसरा पार्टीज टू डिस्प्यूट होना जरूरी है, तीसरा सब्जेक्ट मैटर, विषय क्या है इस डिस्प्यूट का, और चौथा क्या है, फोर्थ वन इज डिस्प्यूट ऑरिजिन, कि इसका ऑरिजिन कहाँ का है, ये डिस्प्यूट जो हो रहा है इसका ऑरिजिन क्या है। ओके, सो बिना पार्टीज का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट कभी भी होगा कि डिफरेंसेस को लेकर होगा, चाहे तो इंप्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन के बीच में, और वर्कमैन और इंप्लॉयर्स के बीच में, समझ गए। और मैटर्स चाहे तो एम्प्लॉयमेंट हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट हो, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, कंडीशंस ऑफ वर्क को लेकर हो, लेबर को लेकर हो, समझ गए। अब एक केस लॉ है यहाँ पे, उसको देखते हैं। यहाँ पे केस लॉ है, यहाँ पे एक कोई भी पर्सन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आते हैं तो कोई भी पर्सन हो सकता है वो, तो एनी पर्सन के बारे में तो बाद में बताऊंगा, कोई भी पर्सन कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आ सकता है। पर यहाँ पे एक केस लॉ था, दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस दीमाकुची। इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट टू मेक दिस लॉ। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको बता रखा है, वो तो आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे केस लॉ के थ्रू बताया गया है। तो दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस दीमाकुची, जैसे कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऑब्जेक्ट जानना भी जरूरी है, तो केस लॉ के थ्रू ऑब्जेक्ट को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट किया दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स टू मेक दिस लॉ। सो फर्स्ट बोला, वी हैव टू प्रमोट द मेजर्स टू सिक्योरिंग गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। सबसे पहले यह कहा गया कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, एक तरीके से ये गुड रिलेशन बनाने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट इसका ये है, ये नहीं ऑब्जेक्ट है कि डिस्प्यूट को सेटल ही ना करें, तो डिस्प्यूट को सेटल करना मेन इसका ऑब्जेक्ट है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज एंड देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए, प्रायर इन्वेस्टिगेशन, एंड विल हैव ऑल दोज स्टेप टू सेटल डिस्प्यूट, और हर तरीके की जितनी कार्रवाई होगी, हर तरीके की स्टेप ली जानी चाहिए इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, समझ गए। एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक, अब बता रहे कि इलीगल स्ट्राइक जो होता है उसको भी प्रिवेंट किया जाएगा। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपने अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो वाला वीडियो देखिए, वहां पे ऑब्जेक्टिव में सब मैंने बताया कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। सो रिलीफ टू वर्कमैन, सो ये सारी चीजें है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऑब्जेक्ट है, कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर ये कानून बना था। ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता रखे हैं, बस मेरे को ये समझाना था यहाँ पे कि दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस दीमाकुची में ये बताया गया था। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस दीमाकुची, ये देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है केस लॉ में, एक बार चेक कर लीजिएगा केस लॉ पर। केस लॉ का जो ऑब्जेक्ट था, मेन ऑब्जेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यही हाईलाइट किया था। अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया, दीमाकुची स्टेट वर्सेस दीमाकुची। ओके, अभी यहाँ पे है एक और केस है, इसमें क्या है कि ये बताया गया था, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट तो जान गए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसमें सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ रहे हैं हम कि जो एम्प्लॉयर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, वर्कमैन के बीच में झगड़ा हो रहा है, जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ये झगड़ा का सेटलमेंट कहाँ किया जाएगा, इस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कहाँ किया जाएगा। हाँ, where the dispute is to be settled, going to be settled. Okay, so इसमें यह बताया गया कि इसमें सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन होगी, ये इसकी बात आ गई। तो इसमें सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की मैटर है, ये देखना है। तो एक केस था प्रीमियर
ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेज कमालकर वाडके 1976 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फर्स्ट रीड कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड सिविल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कि इस डिस्प्यूट को आखिर ले कहां जाया जाए, किस सब्जेक्ट पे ले जाया जाए। मान लीजिए ये केस है, तो इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कहां ले जाया जाए, या सिविल कोर्ट में ले जाएंगे या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया लाइक a state that in which jurisdiction will be of the industrial tribunal or in which jurisdiction will be the civil court। तो इसके बारे में जुडिक्शन के बारे में यहाँ पे बात किया, लाइक सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेट किया रिगार्डिंग जुडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड सिविल कोर्ट। फर्स्ट इन्होंने ये बताया कि इफ द डिस्प्यूट नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर वो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, देन एग्री पार्टी कैन गो टू द सिविल कोर्ट। अगर सीधे लग रहा है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, तो एग्री पार्टी जो है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, वो सीधे सिविल कोर्ट में जा सकता है अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है। पहला सिचुएशन ये दिया। दूसरा ये बता रहा, सेकंड वन इज लाइक, फर्स्ट वन इज लाइक रीड कर दिया, सेकंड वन इज इफ डिस्प्यूट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बट राइट इज नॉट स्टेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, पर वो राइट जो है ना वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर नहीं है, 1947 के अंदर, देन ऑप्शन टू पेपर वट एवर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट। ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर जो डिस्प्यूट है, मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो मान लीजिए किसी मैटर को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ वर्क और लेबर को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, मतभेद है, तो अगर इस डिस्प्यूट को, अगर जो भी डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर नहीं मेंशन है, इफ दैट डिस्प्यूट इज नॉट मेंशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, देन ऑप्शन टू पेपर वेयर एवर, कहीं भी जा सकता है, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाए या फिर सिविल कोर्ट में जाए। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट सेड इफ द डिस्प्यूट इज कवर अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 देन ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट। अब यहाँ पे मान लिया जाए कोई डिस्प्यूट है, वो केवल कवर हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, देन आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट यू विल हैव टू गो एंड यू शुड गो टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। ओके, जो एग्री पार्टी है उसके बारे में मैं यू हैव टू इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, अब आते एक और केस है, चंद्रकांत तुकाराम निकम एंड अदर्स वर्सेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद एंड अदर्स। यहां पे क्या बताया गया, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट वाज इम्प्लाइडली बार्ड इन केसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सो द एप्रोप्रिएट फोरम फॉर सच रिलीफ वाज वन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये क्लियरली मेंशन किया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना इस केस को। सो मेरा केस लॉ को बताने का कारण यही है कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ना, इसका सेटलमेंट किस तरीके से होगा, और ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, वो डिस्प्यूट कहां ले जाएंगे, सिविल कोर्ट में ले जाएंगे या फिर लाइक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे। तो उसका मैटर ये बताया गया था प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेस कमालकर वाडके 1976 में। तो ये सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में केवल एक ही चीज नहीं आता, बहुत सारी चीज आती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो उसको केस लॉ से समझाया मैंने कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्टिव डिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस डिमाकुची में समझाया। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब, इसका लाइक यहाँ पे जुडिक्शन को लेकर है, लाइक सिविल कोर्ट में जाएगा या फिर इंडस्ट्रियल में ट्रिब्यूनल में जाएगा, तो उसके बारे में मैंने समझाया। अब आते हैं जादव जेएच वर्सेज फोर्ब्स गोवक लिमिटेड। इसमें क्या कहा, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ सिंगल वर्कमैन मे बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कोई सिंगल वर्कमैन का कोई डिस्प्यूट हो, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जा सकता है इफ इधर स्पाउस्ड बाय यूनियन और एनी। देखिए, अब इंडिविजुअल डिस्प्यूट जब मैं बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट कब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्प्यूट 2A में इसकी प्रोविजन बताई गई है 2A में। लेकिन यहाँ पे मैं पहले एक केस ले समझा दे रहा हूँ कि कोई भी अगर इंडिविजुअल डिस्प्यूट है ना, या कोई सिंगल वर्कमैन है, अगर उसका डिस्प्यूट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कभी सिंगल पे नहीं जाता, वो यूनियन पे जाता है। मान लीजिए कि कोई एक ए बंदा है, अगर वो उसने मतलब उसका डिस्प्यूट चल रहा है इंडस्ट्री के साथ, तो ये अकेला नहीं जा सकता तब तक जब तक उसको स्पाउस्ड ना हो, समर्थन ना मिले। किससे समर्थन ना मिले, ट्रेड यूनियन से समर्थन ना मिले, या फिर कोई ऐसा यूनियन है जिससे समर्थन ना मिले, तब तक उसको वो स्पाउस्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे वही बताया गया, जादव जेएच वर्सेज फोर्ब्स गोवक लिमिटेड। ये सुटेबल, बेस्ट सुटेबल आपका मतलब केस लॉ होगा, लाइक इंडिविजुअल डिस्प्यूट के लिए भी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए भी, रिलेशन समझाने के लिए। समझ गए। सो नेक्स्ट केस लॉ इज RSRTC वर्सेस दीनदयाल शर्मा सुप्रीम कोर्ट। सो इस केस को RSRTC मतलब होता है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस दीनदयाल शर्मा
सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था, लाइक हियर इन दिस केस वन मैन हु डिड जॉब फॉर 3 years इन RSRTC means Rajasthan State Road Transport Corporation as an conductor. Okay, he is dismissed from his job due to not issuing the tickets of some passenger. टिकट्स टू सम पैसेंजर, किसी पैसेंजर, कोई पैसेंजर है उसका टिकट इशू नहीं किया, इसीलिए उसको इस जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। अब यहाँ पे कहा गया रीजन लाइक सुप्रीम कोर्ट सेड दिस मैटर इज ओनली एंड ओनली रेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नो सिविल सूट अराइजेज। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये मैटर जो है ना केवल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर रहा है, देयर इज नो सिविल सूट अराइजेज। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जैसे की एलिमेंट्स बताया था मैंने, फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट, पार्टी टू डिस्प्यूट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला केवल लाइक कि दिस मैटर इज ओनली एंड ओनली रेजिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लाइक यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है तो समझ गए ना, RSRTC दीनदयाल शर्मा वर्सेज RSRTC वर्सेज दीनदयाल शर्मा, समझ गए ये केस। अब नेक्स्ट केस है लाइक शंभुनाथ गोयल वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के की एलिमेंट्स में मैंने बताया था कि फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट होना बहुत ज़रूरी है। 4 मैंने की पॉइंट्स बताए थे, की एलिमेंट लाइक फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट, पार्टीज टू डिस्प्यूट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट और डिस्प्यूट की ऑरिजिन। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप जाकर देखिए पीछे करके, ठीक है। सो फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट जो है क्या कहता है, इसमें शंभुनाथ गोयल वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा में बताया गया था लाइक फैक्ट जो था एम्प्लॉयज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज सर्विस। यहाँ पे क्या हुआ था कि लाइक ट्रेड यूनियन जो कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स को अप्रोच किया कि और कहा मैनेजमेंट ने इनको रिट्रेंच कर दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया जॉब से। ओके, एंड लाइक यहाँ पे कोई मैनेजमेंट रिट्रेंच नहीं किया, बल्कि मैनेजमेंट ने रिट्रेंच नहीं किया था ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन इंक्वायरी के बाद नौकरी से निकाला। ओके, मैनेजमेंट का कहना ये है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आई थी। सो अब रिट्रेंचमेंट किस चीज़ के को लेकर हुआ था, सो एम्प्लॉयज़ अपील के लिए चला गया। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपील के लिए चले गए कि इनकी टर्मिनेशन गलत है। सो मैनेजमेंट ने कहा कि मैनेजमेंट ने कहा कि एम्प्लॉयज़ जो है ना उसने कहा नहीं कि उसने हमारे सामने डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि एम्प्लॉयज़ ने मुझे कहा कि हमारे सामने डिमांड की है या नहीं किया इस चीज़ से रिलेटेड। लाइक जो वो अपील के लिए गया तो ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ये कहा, ट्रिब्यूनल सेड लाइक अ रेफरेंस इज इनकम्प्लीट। जो रेफरेंस था यहाँ पे वो इनकम्प्लीट है। सुप्रीम कोर्ट के पास आगे मैटर गया क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कॉन्सिलेशन ऑफिसर को अप्रोच किया और कहा कि मैनेजमेंट इनको रिट्रेंच कर दिया, मतलब जॉब से टर्मिनेट कर दिया है, बल्कि मैनेजमेंट रिट्रेंच नहीं किया था असल में। समझे, इस केस का मतलब ये था। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में हमारे सामने कोई डिमांड ऐसी रखी नहीं गई थी, एम्प्लॉयज़ अपील के लिए चला गया। सो ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये इनकम्पिटेंट है, इसको कैसे केस को चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड और लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, और गवर्नमेंट इसको सर्टिफाइड करेगा लाइक कि रेफरेंस कम्पिटेंट है या नहीं कम्पिटेंट है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसे ही कोई किसी मैटर को लेकर नहीं चला जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको करते हैं लाइक रेफर करते हैं ताकि अच्छे तरीके से चेक हो। मैंने बोला ना फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट होना बहुत ज़रूरी है कि वो डिस्प्यूट अराइज हुआ था नहीं हुआ था, तो ये डिस्प्यूट को चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट उसे आगे एडजुडिकेट करे, उसके ऊपर निर्णय ले सके। जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाता है तो ताकि गवर्नमेंट उसे आगे एडजुडिकेट करे या निर्णय के लिए कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स के पास ले जाए। तो ये इसका मेन था। सुप्रीम कोर्ट ने सेड किया अबाउट द फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट शुड बी रियल एंड सब्सटेंशियल डिफरेंस। जो डिस्प्यूट है जो कि रियल होनी चाहिए एंड सब्सटेंशियल डिफरेंस, लाइक कि कोई तनाव चल रहा है या नहीं चल रहा है पार्टीज़ के बीच में, कोई हैम्पर है या फिर कोई शांति भंग कर रहा है, काम को रोक रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर, क्योंकि कोई भी केस जाएगा तो जाहिर सी बात है ट्रिब्यूनल में जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, किसी भी कोर्ट में जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट है ये तो पता चलना चाहिए ना कि किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कि इसको जो यहाँ पे लाइक किस फैक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, एंड यहाँ पे ये बताया कि डिस्प्यूट शुड भी रियल होनी चाहिए और साथ में सब्सटेंशियल
डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कोई तनाव चल रहा है पार्टीज के बीच में या नहीं है। तो शंभुनाथ गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा 1978 में ही बताया गया था कि इसमें बेसिकली बताया कि फैक्टम और डिस्प्यूट को। ओके, नाउ दिस केस लॉ इज वॉकमैन ऑफ हिंदुस्तान लीवर वर्सेज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। सो इसमें क्या कहा था, लाइक गवर्नमेंट रेफर्स टू द ट्रिब्यूनल्स को, गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को रेफ़र किया इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्शन राइज किया कि ये जो डिस्प्यूट जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है बेसिकली। तो इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से ये बोला कि मैंने समझा दे रहा हूँ दोबारा, लाइक गवर्नमेंट ने रेफ़र किया इस डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल को रेफ़र किया, और रेफ़र करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज हुआ कि ट्रिब्यूनल को रेफ़र किया डिस्प्यूट को, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज हुआ है तो राइट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द वर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दिस इज सो मच वाइडली फ्रेम्ड। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल में रेफ़र करेगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से ये बोला कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो टर्म है ना बहुत वाइडली फ्रेम्ड किया गया है, ये इतना वाइड डेफिनेशन के अंदर आता है कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज अ वाइडर एम्पलीट्यूड वर्ड। ओके, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो वाइडर एम्पलीट्यूड वर्ड इसको रेफर किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। तो इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को समझने के लिए इतना केस लॉ काफ़ी है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है किस तरीके का डिस्प्यूट है, तो इसको समझने के लिए इतना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आसाम कर्मचारी संघा वर्सेज दिमाकुची टी एस्टेट। अब यहाँ पे ये समझना है कि अब ये फैक्ट आया कि कोई इंडिविजुअल, अगर मान लिया जाए, यहाँ पे एक फैक्ट ये था कि मिस्टर बनर्जी करके कोई थे, तो मिस्टर बनर्जी जो थे ना अपॉइंटेड किए गए थे एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ टी एस्टेट 3 महीने के लिए, ठीक है। मिस्टर बनर्जी जो थे, मिस्टर बनर्जी, तो मिस्टर बनर्जी को क्या किया गया था, इनको अपॉइंट किया गया था किस लिए, एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ टी एस्टेट फॉर 3 मंथ्स। अब मेडिकल ऑफिसर, अब यहाँ पे इनको टर्मिनेट कर दिया गया, 3 महीने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया उनको, और 1 महीने के लिए सैलरी का नोटिस के साथ उनको टर्मिनेट कर दिया गया, सिर्फ रिट्रेंच कर दिया गया। ओके, एंड द टी एस्टेट यूनियन ने इसको टेकअप कर लिया। जाहिर सी बात है, ये जो डिस्प्यूट था, इंडिविजुअल बंदा था, ये जो आदमी था, ये जो मेडिकल ऑफिसर जो मिस्टर बनर्जी करके था, वो इंडिविजुअल इंसान था, इसको पता ही नहीं कुछ। अब इसको टी एस्टेट ने इस केस को ले लिया, जो टी एस्टेट का यूनियन था उस केस को ले लिया, क्योंकि जब तक यूनियन में नहीं जाएगा तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट तो कभी अराइज ही नहीं होगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वगैरह में, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको टी एस्टेट ने ले लिया, टी एस्टेट यूनियन ने इसको टेकअप कर लिया। सो मेडिकल ऑफिसर, लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को रेफर किया केस को। अब ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये आया कि मेडिकल ऑफिसर इज अ नॉट वर्कर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज हुआ कि मेडिकल ऑफिसर जो है वर्कर है ही नहीं है। ओके, सो कोर्ट ने ये कहा एनी पर्सन कैन नॉट मीन एनीबॉडी और एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। अब जैसे कि इसका जो आप बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ोगे या फिर यहाँ पे एनी पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे ये बताया गया एनी पर्सन कैन नॉट मीन एनीबॉडी और एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। ओके, अ पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट और सबस्टेंशियल इंटरेस्ट इन द मैटर, अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें डायरेक्ट या सबस्टेंशियल इंटरेस्ट है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कवर मेडिकल ऑफिसर एज द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। यहाँ पे नहीं कवर किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कवर किया मेडिकल ऑफिसर एज द डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन। ओके, नाउ द इंडिविजुअल डिस्प्यूट। सो इंडिविजुअल डिस्प्यूट, व्हेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स बिकम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडिविजुअल डिस्प्यूट कभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है, बट यहाँ पे रीड कर ले रहे हैं, बिफोर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट कुड नॉट बी पर से बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब इंडिविजुअल डिस्प्यूट कभी भी मतलब इटसेल्फ बाय इटसेल्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बनेगा, कि कोई भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट है उसको मतलब बाय इटसेल्फ उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बना दिया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बट इट कुड बी बिकम वन इफ टेकन अप बाय द ट्रेड यूनियन और अ नंबर ऑफ वर्कमैन। ये तभी बनेगा, इटसेल्फ नहीं बनेगा, इट कुड नॉट बी मेड पर से, बट ये तभी बनेगा जब कोई भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, अगर उसको सपोर्ट मिले या फिर समर्थन मिले या फिर स्पॉज हो, किसके द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा या फिर नंबर ऑफ वर्कमैन के द्वारा। ओके, तब वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट को कंसीडर किया जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय इटसेल्फ नहीं होगा वो, समझ गए। द सुप्रीम कोर्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हेल्ड दैट अ डिस्प्यूट रेज्ड बाय अ डिसमिस्ड employees
वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में ये हेल्ड किया लाइक डिस्प्यूट कभी भी रेज किया जाएगा डिसमिस्ड एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय डिसमिस्ड एम्प्लॉय है एंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय ए ट्रेड यूनियन से सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, या कोई बॉडी या फिर कोई सेक्शन ऑफ वर्कमैन, मतलब एक यूनियन में जब तक नहीं जाएगा, वो कोई रजिस्टर्ड यूनियन तभी उसको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट को। समझ गए? Okay. For an individual dispute to be declared as an industrial dispute, the following conditions are to be satisfied. First, a body of a workman, trade union, or considerable number of workmen are found to have made a common cause with the individual workman. अब यहाँ पे ये बताया गया कि लाइक अब वर्कमैन, अब बॉडी ऑफ कोई वर्कमैन होना चाहिए कि सर्टिफाइड, ये सेटिस्फाई करना है, लाइक कोई ट्रेड यूनियन होगा, या फिर अ कंसिडर्ड नंबर ऑफ वर्कमैन, कोई कंसिडर्ड नंबर ऑफ वर्कमैन होना चाहिए, आर टू बी फाउंड हैव बीन अ कॉमन कॉज विद द इंडिविजुअल वर्कमैन, कोई कॉमन कॉज ऐसा बताया गया। लाइक दैट द डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट वॉज टेकन अप और स्पॉन्सर्ड बाय अ वर्कमैन एज अ बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसे कि मैंने बोला कि स्पॉन्सर्ड होगा, स्पॉन्सर्ड होगा किसके द्वारा, वर्कमैन के द्वारा, या फिर ट्रेड यूनियन जिसको कहते हैं, या बाय कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ देम बिफोर डेट ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अब यही समझना है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्पॉज चाहिए, किसका समर्थन चाहिए, समर्थन चाहिए यहाँ पे वर्कमैन का, जो ट्रेड यूनियन होता है उसका समर्थन चाहिए। देयर इज वन केस, बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्सेस द हिंदू। अ पर्सन वर्किंग इन द हिंदू मद्रास वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम फॉर क्लेमिंग एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। ओके, उसको टर्मिनेट कर दिया गया कि क्लेमिंग था कि फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए। सो द बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रेज द डिस्प्यूट। जो बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस डिस्प्यूट को रेज किया। इट वॉज फाउंड दैट देयर वर 10 एम्प्लॉइज ऑफ विच 7 इज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज़ थे जिसमें से 7 एम्प्लॉइज़ जो थे ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से थे। ओके, एंड ओनली 3 जर्नलिज्म साइड, और 3 जो थे जर्नलिज्म के साइड से थे। समझे? ऑफ दीज 3 ओनली 2 वेयर द मेंबर्स ऑफ यूनियन। अब ये 3 में से 2 ही जो थे वो मेंबर थे किसके, यूनियन के। अब यहाँ पे तो दिक्कत होगी। लाइक देयर फॉर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इज नॉट द कम्पिटेंट टू रेज द डिस्प्यूट, कि ये कम्पिटेंट नहीं है डिस्प्यूट रेज करने के लिए, बिकॉज इवन इफ इट हैड रेज इट कुड नॉट बिकम अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन ही नहीं सकता, तो इसको इंडिविजुअल डिस्प्यूट करार दिया गया। लाइक सेकेंड केस लो, वर्कमैन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर लिमिटेड वर्सेज मैनेजमेंट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर। अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू 2 वर्कमैन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। यहाँ पे डिस्प्यूट था 2 वर्कमैन, किस चीज़ से थे, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिमिटेड। वॉज एस्पाउस्ड बाय द दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। अब इनका समर्थन किसका मिला, ये जो 2 वर्कमैन को यहाँ पे जो डिस्प्यूट में थे इनको समर्थन मिला दिल्ली यूनियन जर्नलिस्ट से। ठीक है, दिल्ली यूनियन जर्नलिस्ट से समर्थन मिला। अब ये यूनियन था विच वॉज एन आउटसाइड यूनियन, जो कि आउटसाइड यूनियन था, बाहर का कोई यूनियन था। अबाउट 25% ऑफ द वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस वेयर द मेंबर ऑफ दैट यूनियन। अब क्या था कि ये जो कंपनी है ना इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसके 25% जो मेंबर थे ना वो मेंबर थे वर्किंग जर्नलिस्ट एज ए इंडियन एक्सप्रेस मेंबर्स ऑफ दैट यूनियन। ओके, एंड बट देयर वॉज नो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, और कोई यूनियन नहीं था यहाँ पे। सो इट वाज हेल्ड दैट दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कुड नॉट बी सेड टू बी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ क्वाय, मतलब यहाँ पे क्वा मतलब के जरिए, उसके जरिए लाइक द वर्किंग जर्नलिस्ट लाइक एम्प्लॉयड है इंडियन एक्सप्रेस, एंड डिस्प्यूट वाज दस ट्रांसफॉर्म इनटू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। लाइक यहाँ पे कहा गया इट वाज हेल्ड दैट द दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट could not be said to have a representative character like the working journalist employed Indian Express, and dispute was thus transformed into industrial dispute। अब यहाँ पे कहा गया कि ये जो दिल्ली यूनियन जर्नलिस्ट है ना could not be have a representative character of the working journalist। वर्किंग जर्नलिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है, ये एक यूनियन है ना, तो इसको डिस्प्यूट को करार दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। समझे? अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। दस एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट टू फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय द ट्रेड यूनियंस। जैसे मैंने किया, स्पॉन्सर्ड या समर्थन चाहिए ट्रेड यूनियन से और वर्कर के, या फिर देयर इज नो ट्रेड यूनियन इट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन। अगर कोई ट्रेड यूनियन नहीं
अगर उस इंडिविजुअल को समर्थन कर रहा है तो कोई मेजोरिटी ऑफ वर्कमैन, या फिर इट मस्ट बी कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि सेक्शन 2A में बताया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। लेकिन सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एम्प्लॉयर डिस्चार्ज, डिसमिस्ड, रिट्रेंचेज और अदरवाइज टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ एनी इंडिविजुअल वर्कमैन, यानी कि जब कोई भी एम्प्लॉयर को डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, या फिर टर्मिनेट में रिट्रेंच कर दिया किसी कारण, व्हाटसोएवर, कोई भी कारण हो सकता है, व्हाटएवर, और अदरवाइज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज सर्विसेज ऑफ एनी इंडिविजुअल वर्कमैन, कोई इंडिविजुअल वर्कर है, लेबर है, किसी को निकाल दिया गया है, then any dispute or difference between that workman and his employer connected with or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute। कहा गया कि कोई भी मैटर जो अराइज हो रहा है ना उस सच डिस्प्यूट से, लाइक किसी डिस्चार्ज को लेकर, डिसमिचर को लेकर, रिट्रेंचमेंट को लेकर, टर्मिनेशन को लेकर, मतलब फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट अगर निकल जाए ना तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कैटेगरी में आएगा। एंड नथिंग withstanding that no other workman nor unions of workmen is a party to the dispute, like any workman may make an application directly to the labor court or industrial tribunal for the adjudication of such dispute after the expiry of 3 months when an application was made before for the conciliation officer, so this has been done to prevent inordinate delay, okay, and the said application however should be made within the 3 years of the date of dismissal, discharge, retrenchment or termination services, okay, and the court shall proceed to hear the matters as if it was referred under section 10 of the industrial dispute act, okay। तो सेक्शन 2A जो है ये अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 2A डज नॉट डिक्लेयर ऑल इंडिविजुअल डिस्प्यूट टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये भी ध्यान में रखना है कि सेक्शन 2A जो है हर इंडिविजुअल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करार नहीं देता है, okay, so it is only when the dispute is connected with the discharge, dismissal, retrenchment or terminated workman that it shall be treated as a industrial dispute। अब कोई डिस्चार्ज हुआ है, कोई डिसमिसल हुआ है, किसी को टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से किसी भी कारण बताए बिना, तो ऐसे चीज़ों में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 2A हर जगह पे वो पावर नहीं देता। जैसे कि मैंने रीड किया था सेक्शन 2A, आप एक बार देख लीजिएगा। बेयर एक्ट के साथ अगर पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट के साथ अच्छी बात है, ठीक है। आगे मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।